अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, AHN2 का एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 जो है उसका 4th यूनिट है ये। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले थोड़ा बहुत हम रिव्यू कर लेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी को। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिफरेंट डिजीज़ जो है कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं हम उनको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इनकी जो है मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट को देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपके बेसिक ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो इसमें कवर हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखें तो क्या है कि उन्होंने कहा है कि जो वेसल्स का जो सिस्टम है, वॉस्कुलर सिस्टम है ब्लड वेसल्स का, वो हमारी बॉडी के अंदर 70 माइल्स का जो है ना वो डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि इतना डिस्टेंस जो है वो ब्लड वेसल्स कवर कर सकती हैं, इतनी जो है उनकी लेंथ है, यहाँ तक ये ऑक्यूपाई करती हैं। बेसिक जो है वो सर्कुलेशन एंड वॉस्कुलर सिस्टम में क्या है कि सेप्टम जो है एट्रियल सेप्टम जो है वो क्या करता है, राइट्स और लेफ्ट साइड में हार्ट को डिवाइड करता है। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम होता है और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। वेल्व्स होते हैं इन दोनों के दरमियान जो क्या करते हैं कि ब्लड को अलाउ करते हैं पास करने के लिए एट्रिया से वेंट्रिकल्स के दरमियान। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है पल्मोनरी आर्टरी एंड एयोर्टा जो है वो क्या करते हैं कि कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो क्या करती हैं टूवर्ड्स द हार्ट जो है वो ब्लड लेकर आती हैं लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में जाता है, लंग्स में जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है, वहाँ से फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कोरोनरी सर्कुलेशन जो है वो क्या है कि प्रोवाइड्स ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। मतलब कोरोनरी आर्टरी ने क्या करना होता है कि जो हार्ट को सप्लाई करती है वो कोरोनरी सर्कुलेशन होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है, रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अयोर्टा इनटू द कोरोनरी आर्टरी। अयोर्टा जो है वो कोरोनरी आर्टरी को ब्लड सप्लाई करता है और वो ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कोरोनरी वेन्स जो हैं वो क्या करती हैं, कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम। ठीक है, फिर उसके बाद जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन अकर्स व्हेन द ब्लड दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी इज रिटर्न टू द हार्ट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स फॉर द गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के लिए जो ब्लड जो है जब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स में जाता है, ठीक है, वहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन की जो है क्वांटिटी वहाँ पे ब्लड के अंदर जो है क्या कर दी जाती है, इन्हेंस्ड कर दी जाती है। CO2 को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, देन उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में और अयोर्टा में, देन थ्रू आउट द होल बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या है कि दिस नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पिक्स अप द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू डिलीवर टू द ऑल द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, कैरी करती हैं और न्यूट्रिएंट्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से कलेक्ट करके पूरे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको डिलीवर करती हैं। वेनस ब्लड में जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है, पम्प्ड बाय द हार्ट टू द लंग्स। ठीक है, ये हार्ट से जो है वो लंग की तरफ जाता है वेनस ब्लड। जो आर्टीरियल ब्लड होता है वो क्या करता है, हैज़ अ लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन देन द कार्बन डाइऑक्साइड पम्प्ड बाय द हार्ट टू द बॉडी सेल्स। वो हार्ट जो है वो लंग्स को सप्लाई करता है वेनस ब्लड, और आर्टीरियल ब्लड किस तरफ जाता है, बॉडी सेल्स की तरफ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन आल्सो रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी सेल्स। ठीक है, वो वेनस ब्लड के थ्रू जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स कैपिलरीज में, लंग की जो कैपिलरीज होती है वहाँ पे जो है मैक्सिमम जो गैस एक्सचेंज अकर होता है वो वहाँ पे होता है, कैपिलरीज के अंदर होता है। ब्लड जो है वो जो रिच इन ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा कि वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है वो किस में जाएगा, पहले लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, देन उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से अयोर्टा में, एंड देन थ्रू आउट द होल बॉडी। ठीक है, सर्कुलेशन यहाँ पे एक नॉर्मल यहाँ पे दी हुई है, क्या है, एयोर्टा है, एयोर्टा से आर्टरीज, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स है, देन उसके बाद कैपिलरीज में गैस एक्सचेंज होगा, जो एक्सेसिव अमाउंट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वेन्यूल्स में, देन उसके बाद वेन्स में, और देन इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा में। ठीक है, ये एक पूरा साइकिल जो है वो चलता है सर्कुलेशन का। उसके बाद अगर हम ब्लड वेसल्स की जो है वो स्ट्रक्चर देखें तो ब्लड वेसल्स जो है वो किससे मिलकर बनी होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं ब्लड वेसल्स की। ठीक है, टिश्यूज़ की, आर्टरीज एंड द वेन्स आर कंप्राइज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यूज़। ट्यूनिका इंटीमा ये इनर मोस्ट लेयर होती है और स्मूथ टिश्यूज़ की बनी होती है, और ट्यूनिका मीडिया है वो मिडल और थिकेस्ट लेयर होती है, और ट्यूनिका एडवेंटिशियस जो है वो आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, और जो कैपिलरीज है कंप्राइज ओनली 1 लेयर ऑफ द टिश्यू। ये बेसिक इसकी जो है वो एनाटॉमी बताई हुई है ब्लड वेसल्स की। आर्टरीज का फंक्शन जो है वो क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कैरी ब्लड अंडर द हाई प्रेशर। ठीक है, जो ब्लड वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रेशर के साथ जो ब्लड है एओर्टा में जाता है, एओर्टा से आगे फर्दर आर्टरीज में जो जाता है वो प्रेशर के साथ ब्लड जा रहा होता है। ठीक है, ये जो है आर्टरीज क्या होती हैं, इलास्टिक होती हैं, मस्कुलर होती हैं और थिक वॉल्ड होती हैं। ये डायलेट करती हैं और कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, पल्स क्रिएट होती है। अपेयर ब्राइट रेड ड्यू टू द हाई ऑक्सीजन लेवल।
ये इसकी जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। आर्टरीज़ की, कैपिलरीज़ की क्या है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स जो हैं वो कैपिलरीज़ होती हैं, प्रोवाइड अ लिंक फ्रॉम द आर्ट्रियूल्स टू वेन्यूल्स। आर्टरीज़ और वेन्यूल्स के दरमियान, वेन्स के दरमियान जो है वो एक लिंक प्रोवाइड करती हैं कैपिलरीज़, और मोस्टली गैस एक्सचेंज जो है वो कैपिलरीज़ में ही होता है। वॉल्स आर वेरी थिन टू अलो फॉर द गैस एंड द न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। इनकी वॉल्स जो है वो सिंगल लेयर की बनी हुई होती हैं और थिन होती हैं, जिसकी वजह से गैस का और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है, ठीक है। देन उसके बाद वेंस हैं। वेंस क्या कहती हैं, कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, कंटेन वन वे वेल्व्स होते हैं इनमें, ठीक है। वह इनके अंदर जो है वो यूनी डायरेक्शन में ब्लड जो है वो मूव करता है, क्यों, क्योंकि ब्लड में यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि वेल्व्स जो है वो वन वे वेल्व्स होते हैं, ठीक है, आगे पीछे मूव नहीं करते। जस्ट इसमें जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और देन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा में जाके किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। स्टोर अबाउट 65 to 70% ऑफ द बॉडीज टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है इसमें। ब्लड अपेयर्स डार्कर इन द कलर, क्यों, क्योंकि उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है। ब्लड फ्लोज इन अ स्लो मैनर, ठीक है। ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स में अगर हम देखें तो दो तरह के ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, लिक्विड कंपोनेंट होते हैं और सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। लिक्विड में प्लाज्मा आ जाता है, विच इज अ स्ट्रॉ कलर्ड होता है, फ्लूइड कंप्राइज्ड मोस्टली ऑफ द वाटर, ठीक है, उसको प्लाज्मा कहते हैं और ये लिक्विड कंपोनेंट है। सॉलिड कंपोनेंट्स में जो है वो क्या होगा, उसके रेड ब्लड सेल्स होंगे, वाइट ब्लड सेल्स होंगे और प्लेटलेट्स होंगे, या इनको कंबाइंडली जो है वो हम क्या कह सकते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज भी हम इनको बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ओरिजिनेट करते हैं बोन मैरो में, ठीक है, बायो कनकेव शेप के होते हैं और एवरेज लाइफ स्पैन इनका 120 डेज़ का होता है। नॉर्मल वैल्यू इनकी जो है वो 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है ब्लड के अंदर। इनके अंदर जो है कंटेन्स एन आयरन रिच प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन एंड रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एवरी सेल बॉडी। मतलब हर सेल के अंदर से जो है इन्होंने क्या करना होता है, ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिमूव करनी होती है। और इसके अंदर जो है वो प्रोटीन, आयरन रिच जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। मेल के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यू 14 to 18 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ द ब्लड है, और फीमेल के अंदर जो है वो 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ द ब्लड है, ठीक है। अगर इसकी जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके नतीजे में जो है वो एनीमिया क्रिएट हो जाता है। एनीमिया जब डेवलप होता है तो वही वीकनेस, हेडेक, पेल स्किन और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। देन उसके बाद जो है लिकोसाइड्स हैं, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज पैथोजेंस। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसके साथ मिलकर वर्क करता है, हमारे जो WBCs हैं उनके साथ मिलकर वर्क करता है, ठीक है। इन्होंने जो है वो फॉरेन बॉडी किया है, फैगोसाइटोसिस करानी है, उसको जो है वो उसकी ब्रेक डाउन करवानी है, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल गया है, ये सारा काम जो है हमारे WBCs करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ठीक है। अपेयर राउंड एंड वाइट बिकॉज ऑफ द लैक द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इनके अंदर मौजूद नहीं होता। नॉर्मल अडल्ट में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5000 से लेकर 10,000 वाइट ब्लड सेल्स होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, ठीक है। इसकी दो टाइप्स होती है, ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं और एग्रैनुलोसाइट्स होती हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में जो है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, सिनोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स जो है मोस्ट न्यूमरस जो है वो ऑल द WBCs हैं, ठीक है। ये फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो न्यूट्रोफिल्स करवाते हैं, ठीक है। मेजर वॉरियर्स होते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन, जबकि बेसोफिल्स जो है वो लीस्ट कॉमन जो है वो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। मतलब ये इनकी क्वांटिटी बहुत कम पाई जाती है बॉडी के अंदर, लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होता है वो बेसोफिल्स की वजह से होता है। यहाँ पे जो है वो अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हिस्टामिन है या फिर हेपरिन है, ठीक है, तो वो जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे बेसोफिल्स हैं, ग्रैनुलोसाइट्स की जो टाइप्स है वहाँ बेसोफिल्स उनको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एसिनोफिल्स जो हैं ये भी स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन प्रोटीन्स को, ठीक है, सिक्रीट करते हैं केमिकल्स को टू डिस्ट्रॉय द पैरासाइट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद ए ग्रैनुलोसाइट्स है। ग्रैनुलोसाइट्स में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं, लार्जेस्ट इन द साइज ऑफ ऑल द WBCs। प्राइमरी फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस कराना है, जैसे न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन भी फैगोसाइटोसिस है, ठीक है। सर्वाइवल फॉर द सेवरल मंथ्स, इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट द क्रॉनिक इन्फेक्शन। जब बॉडी के अंदर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है तो उस वक्त जो है वो मोनोसाइट्स रिलीज होते हैं और फैगोसाइटोसिस कराना स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद लिम्फोसाइट्स हैं, असिस्ट विद द इम्यून सिस्टम, प्रोड्यूस क्या करते हैं, एंटीबॉडीज डेट डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस, ठीक है। जो एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ है उनके अगेंस्ट जो है जो वो एंटीबॉडीज़ पैदा होंगी, तो वो किससे पैदा होंगी, जैसे हमने B and T लिम्फोसाइट्स पढ़े हैं, ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स की भी फर्दर आगे टाइप्स हैं, यही जो है वो मेमोरी B सेल्स और T सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो फर्दर दोबारा अगर इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। एड इन कंट्रोलिंग द एलर्जिक रिएक्शन,
ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स हैं, जिसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स, मतलब बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड लॉस को जो है प्रिवेंट जो सेल करते हैं वो क्या कौन से होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं या फिर थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। जैसे कि आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल होगी डेंगू की। डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट का काउंट जब डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो उस सूरत में नोज ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, जीआईटी ब्लीड हो सकता है। ये सारे जो है वो होना शुरू हो जाती है अगर प्लेटलेट का काउंट क्या है और डिक्रीज हो जाए। स्मॉलेस्ट ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स है। नॉर्मल एडल्ट में इसकी वैल्यू क्या होती है, 150,000 से 450,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। एवरेज लाइफ स्पैन इनका कितना है, 9 to 12 डेज है। नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारे पास लिक्विड कंपोनेंट है प्लाज्मा। प्लाज्मा की जो है वो कंपोजिशन किस किस चीज़ से जो है वो मिलकर बना होता है। वाटर होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके अलावा प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं। ये जो है वो अक्सर क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा जो है वो क्या है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो क्या है, APO एंड RH ब्लड टाइप्स। ये जो है हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसमें हमारे पास कितनी टाइप्स आती हैं, 4 ब्लड की टाइप्स हैं। टाइप A है, B है, AB है एंड O है। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर इन पार्ट बाय देयर एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। मतलब इनकी सरफेस के ऊपर जो एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है, इन ब्लड सेल्स के ऊपर, उनकी बेस पे जो है हम इनको क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, इनको डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे से। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आर फाउंड ऑन इन द सीरम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। मतलब RBC के ऊपर जो एंटीजन मौजूद होंगे उस पर जो है वो उसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके बेस पे जो है वो हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है वो कुछ कंपेटिबिलिटी चार्ट दिया हुआ है कि ब्लड टाइप अगर A है तो वो A को भी एक्सेप्ट कर सकता है, O को भी जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। डोनेट किसको कर सकता है, A को और AB को। ठीक है। देन उसके बाद B है तो वो B को एक्सेप्ट कर सकता है और O को एक्सेप्ट कर सकता है। और डोनेट किसको कर सकता है, B को और AB को। AB जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है किसे, A से भी, B से भी, AB से भी और O ब्लड ग्रुप से भी। और डोनेट किसको कर सकता है, सिर्फ AB को वो डोनेट कर सकता है। O का जो है वो ब्लड टाइप जो है वो एक्सेप्ट करेगा सिर्फ O से, डोनेट कर सकता है वो तमाम जो चारों ब्लड ग्रुप्स है, दोनों चारों को जो है वो डोनेट कर सकता है। ठीक है। देन उसके बाद RH फैक्टर है। RH पॉजिटिव जो है और 2 टाइप्स में इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। कंटेन्स द RH एंटीजन। इसके ऊपर जो है वो अगर RH एंटीजन जो है वो ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद है तो वो क्या होगा, RH पॉजिटिव है। अगर नहीं है तो क्या होगा, नो RH एंटीजन विल मेक द एंटीबॉडीज इफ़ गिवन RH पॉजिटिव। लेकिन इसके नतीजे में जो है उन्होंने कहा है कि क्या होता है कि एग्लूटिनेशन, यानी कि वहाँ पे क्लोट्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि ब्लड का जो है वो रिएक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपने RH नेगेटिव पर्सन को RH पॉजिटिव का जो है वो ब्लड जो है वो डोनेट किया है, ठीक है, एडमिनिस्टर किया है, आपने ट्रांसफ्यूज़ किया है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो ब्लड का होना शुरू हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। ठीक है, RH नेगेटिव को। और सेकंड थिंग ये है कि अगर एक फ़ीमेल जो है अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये ज़रूरी होता है कि उसको जो है वो अपना जो है वो इस टेस्ट जो है वो अपना टेस्ट ज़रूर करवाए, जिसमें उसको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि उसका जो है वो ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव है या फिर RH नेगेटिव है। ठीक है। ये था आपके पास जो है वो ब्लड ग्रुप की टाइप्स जो हैं, ये आपसे क्वेश्चन में वैसे पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसमें जो है वो आइडिया होना चाहिए। बेसिक जो हमारा मेजर कंसर्न है वो क्या है, डिसऑर्डर्स हैं आर्टीरियल सर्कुलेशंस के। देन उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जितने भी जो है वो डिसऑर्डर्स हैं वो आपका मेजर कंसर्न है। ठीक है। देन सबसे पहले जो है वो हम एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ेंगे। आप लोग पहले भी इससे जो है वो वाकिफ़ हैं कि क्या होता है कि द डिजीज़ ऑफ द आर्टरीज कैरेक्टराइज बाय द डेपोजिशन ऑफ द प्लेक्स ऑफ द फैटी मटेरियल ऑन देयर इनर वॉल्स। यानी कि आर्टरीज के अंदर जब फैटी मटेरियल जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, प्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स के, तो इनर वॉल के अंदर, तो उस के नतीजे में क्या हो जाएगा कि आर्टरी जो है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। वहाँ पर जो है वो ब्लड का वो डिपेंड करता है कि उस प्लेक का साइज़ कितना है। अगर तो साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है तो वहाँ पर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगी, वो आर्टरी क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, ब्लड का जो है वो फ्लो रुक जाएगा। अगर जो है वो क्या होगा कि साइज़ जो है वो स्मॉल है तो ब्लड किस तरह गुजरेगा, ब्लड जो है वो वहाँ से एक फ्रिक्शन जो है क्रिएट करके वहाँ से गुजरेगा, यानी कि वहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस है। फैटी मटीरियल जब इनर वॉल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। फिर देन उसके बाद जो है वो क्या है, एनोरिज्म है। इनकी जो है वो अलग से पीपीटीज़ हैं, वो हम उससे अलग से जो है वो लेक्चर इनका डिस्कस करेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस का और एनोरिज्म का। यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू ले लें आप लोग।
एन्यूरिज्म क्या है? एन एक्सेसिव लोकलाइज्ड इनलार्जमेंट है ऑफ एन आर्टरी कॉज्ड बाय अ वीकनिंग ऑफ द आर्टरी वॉल। ठीक है, एन्यूरिज्म में क्या होगा कि जब आर्टरी की वॉल जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगी तो आर्टरी की वॉल्स में जो है वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, रप्चर होना शुरू हो जाएंगी, या फिर रप्चर होके या तो वो लीकेज करना स्टार्ट करेंगी या फिर क्या हो जाएगी वहाँ पे इनलार्जमेंट, लोकलाइज्ड इनलार्जमेंट जो है वो वहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि एओर्टा की जो है वो क्या हुई है, वहाँ से वो एरिया जो है वो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है हमारे पास? एन्यूरिज्म है। ठीक है, ये हमारे पास था एथेरोस्क्लेरोसिस और एन्यूरिज्म। और आगे है हम आगे है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ द वीनस सर्कुलेशन। वीनस सर्कुलेशन के जो डिसऑर्डर्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? वेरिकोज वेन्स है। ये कौन सी वेन्स होती हैं? आर द वेन्स दैट हैव बिकम इनलार्ज्ड एंड टॉर्चुअस। ठीक है, टॉर्चुअस से मुराद क्या होता है कि जो आप ये कह लें कि मल्टीपल बैंड्स होंगे, मल्टीपल ट्विस्टिंग हुई होगी, ठीक है, वेन्स की, उसको हम क्या कहते हैं कि ये वेन्स जो हैं वो इनलार्ज्ड होंगी या फिर जो है वो मल्टीपल उसके अंदर ट्विस्ट होंगे। तो कौन सी वेन्स होंगी? ये वेरिकोज वेन्स होंगे। और मोस्टली जो है वो किस में पाई जाती हैं? हमारी लेग्स के में जो है वो पाई जाती हैं। ओबेसिटी की वजह से हो सकती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है, इसकी मल्टीपल जो है वो कॉज हो सकती हैं। ठीक है, या फिर जेनेटिकली भी ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। द टर्म कॉमनली रेफर्स टू द वेन्स ऑन द लेग ऑल्दो द वेरिकोज वेन्स कैन अकर एल्सवेयर। मतलब कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन मेन जो हमारे पास जो है वो इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ होती है? लेग्स में पाई जाती हैं वेरिकोज वेन्स। देन उसके बाद जो है वो वीनस थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस ऑफ द वेन विदाउट प्रायर इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन्स एसोसिएटेड विद द स्लगिश ब्लड फ्लो एज इन प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट और प्रेगनेंसी और सर्जरी और विद द रैपिड कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। इसमें क्या होगा कि जो डीप वेन्स हैं उनके अंदर जो है वो ब्लड क्लॉट यानी कि थ्रोम्बस जो है वेन्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। या आप ये कहें कि अगर डीप वेन्स के अंदर है तो क्या होगा कि हम इसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। ठीक है, क्या होगा कि उसमें रेडनेस होना शुरू हो जाएगी उन जिस एरिया की वेन जो है वो डैमेज होगी, डिस्टर्ब होगी। ठीक है, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होती है? वीनस थ्रोम्बोसिस है। देन उसके बाद जो है वो क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है इससे आप लोग पहले भी जो है वो वेल अवेयर हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर समटाइम्स कॉल्ड द आर्टीरियल हाइपरटेंशन इज़ अ क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज़ एलिवेटेड। ठीक है, जब ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या होना शुरू हो जाता है? रेज होना शुरू हो जाता है, एलिवेट होना शुरू हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स इसके जो है वो अगर हम देखें तो क्या होगा कि हाइपरटेंशन इज़ रियली अकम्पनीड बाय एनी सिम्टम्स एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन इज़ यूजुअली थ्रू स्क्रीनिंग और व्हेन सीकिंग द हेल्थ केयर फॉर एन अनरिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, अ प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर रिपोर्ट हेडेक के साथ आते हैं, पर्टिकुलरली एट द बैक ऑफ द हेड एंड इन द मॉर्निंग, एज वेल एज द लाइट हेडेडनेस होगी, उनको वर्टाइगो आएंगे, उनको चक्कर होंगे। ठीक है, टिनाइटस जो है वो साउंड्स जो है वो कानों के अंदर प्रोड्यूस होंगी, अल्टर्ड विजन होगी और फेंटिंग एपिसोड्स जो हैं वो उनको आएंगी। ये इसकी बेसिक जो है वो हाइपरटेंशन की सिम्टम्स आती हैं। दीज सिम्टम्स हाउएवर आर मोर लाइकली टू बी रिलेटेड टू एसोसिएटेड एंजाइटी देन द हाई ब्लड प्रेशर इटसेल्फ। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जब तक हम जो है वो स्क्रीनिंग नहीं करते, इसको चेक नहीं करते, मल्टीपल इसकी रीडिंग्स नहीं लेते, तब तक हम इसको लेबल नहीं करते कि पर्सन जो है वो हाइपरटेंशन का है, क्योंकि ये सिम्टम्स जो है वो एंजाइटी की भी आ रही होती हैं, तो इनको जो है वो सिम्टम्स इसकी को रिलेट कर जाती है दूसरी अदर डिजीज़ के साथ। ठीक है, डायग्नोज हम इसको कैसे करेंगे? हाइपरटेंशन इज डायग्नोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर अगर आ रहा होगा उसका। ट्रेडिशनली दिस रिक्वायर्स 3 सेपरेट स्फिग्मोमैनोमीटर मेजरमेंट्स एट 1 मंथ इंटरवल। ठीक है, एक महीने के इंटरवल में जो है वो हम मल्टीपल इसकी जब रीडिंग्स लेंगे 3 सेपरेट जो है वो स्फिग्मोमैनोमीटर को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो उस वक्त जो है अगर सेम रीडिंग आती है और परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर आता है उस वक्त जो है वो हम लेबल करेंगे हाइपरटेंशन की। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट ऑफ द हाइपरटेंसिव पीपल शुड इंक्लूड कंप्लीट हिस्ट्री एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन। मैनेजमेंट में जो है वो हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ जो है वो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से वो एक्सरसाइज करके अपनी डाइट को बेहतर करके इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन में क्या आप करवाएंगे कि फिज़िकल एक्टिविटी करवा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है डैश ईटिंग है। डैश ईटिंग से मुराद है कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। ठीक है, ये प्लान हम ईटिंग प्लान डाइट प्लान उसका बनवा सकते हैं। डाइटरी सोडियम रेस्ट्रिक्शन करवाएंगे, मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन करवाएंगे, वेट लॉस उसका करवाएंगे, स्ट्रेस रिड्यूस करवाएंगे, टोबैको सीजेशन करवाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके जो है वो कुछ हद तक बीपी की रीडिंग को जो है वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
ठीक है। दैन उसके बाद जो है हमारे पास कुछ इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स हैं जो बैक्टीरियल कॉज की वजह से होते हैं, जिसमें जो है वो हार्ट की 3 लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं कि जो उसकी पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम है। जब इनकी इन्फ्लेमेशन होती है तो उस वक्त जो है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पेरिकार्डियम की अगर जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है तो वो पेरिकार्डाइटिस होता है। मायोकार्डियम कार्डियम जो है वो मिडल लेयर है, अगर इसकी होती है तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल लेयर जो है वो हार्ट की। ठीक है। हार्ट के मसल्स भी इसको कहते हैं। ठीक है। उसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो वो मायोकार्डाइटिस होगा। एंडोकार्डिया जो इनर लेयर है हार्ट की, ठीक है, टिश्यूज़ की, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम क्या है, एंडोकार्डाइटिस है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है वो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो कल वाले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक जो है वो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मज़ीद जो इसकी जो मैनेजमेंट है इन डिजीज़ की सारी जो है वो इनकी अलग से पीपीडीज़ हैं, अलग से लेक्चर है, वो हम जो है वो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है।